हेलो। नहीं हो रही। हेलो। एक बार कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपके पास मेरी आवाज पहुंच पा रही है। सभी बताइएगा। मेरी आवाज पहुंच पा रही है सभी के पास। भाई मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं, मुझे क्या है पता ही नहीं चला कि आप तक मेरी क्लासेज नहीं पहुंच पाई है। इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, टेक्निकल इश्यूज होते हैं कुछ, इस कारण काफ़ी बार क्लासेस शुरू हो जाती है लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाती। तो ये टेक्निकल एरर होते हैं। और टेक्निकल एररों की यदि छोड़ दें तो आप मुझे बताइएगा क्लास मेरी आप तक पहुंच पा रही है सभी तक। एक बार कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइएगा सभी। वेरी गुड। गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैथ्स विद भाटी सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना एम के चतुर्वेदी सर। आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप जिस कोर्सेज की स्टडी कर रहे हो वो है आपका आरपीएससी ईओआरओ एग्जाम, जिसमें मैं आपको राजस्थान का ज्योग्राफी स्टडी करवा रहा हूं। और आज के सेशन में हम महत्वपूर्ण बिंदु स्थिति विस्तार से संबंधित डिस्कस करने वाले हैं। और मेरी क्लासेज का टाइमिंग शाम को 5 बजे रहेगा। कितने बजे? 5 बजे। बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर है, आवाज आ पा रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार सेशन को शेयर कर दो। जितने भी पुराने विद्यार्थी सेशन में जुड़े होंगे वो स्किप कर गए होंगे तो उन तक भी क्लासेज पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि उनको सेशन का लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ईओआरओ संपूर्ण कोर्स आपके लिए निःशुल्क रहेगा। आपके अपने सर हैं एम के चतुर्वेदी सर, उनके साथ आप ज्योग्राफी के सेशनों का स्टडी कर रहे हो। और ये आपका सिलेबस है। ये सिलेबस सीईटी यूजी लेवल 10+2 लेवल एंड रीड लेवल एंड सेकंड ग्रेड लेवल, आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं, आरएसएसबी के जितने भी एग्जाम हैं, वेरी यूजफुल सेशन रहेगा आपके लिए। सब सही है? ओके भाई, खुशी बहुत ही अच्छा। दीपक, पल्लवी, रजत, वसीम, पल्लवी एंड दानिश, वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एंड सोमन साहू, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा, आपके लिए वनपाल और वनरक्षक के लिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों महामैराथन सीरीज लेकर आ रहा हूं। कल एक ही वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी को इस तरीके से स्टडी करवाने वाला हूं कि आपके निश्चित तौर पे आपके वनपाल और वनरक्षक के पेपर में कम से भी कम नहीं तो 6 से 7 क्वेश्चनों का इंक्रीज होगा। मतलब आपके 6 से 7 क्वेश्चन अधिक सही होंगे तो आपको डेफिनेटली क्लास में जुड़ना चाहिए। और 6 से 7 क्वेश्चन अगर अधिक सही होंगे तो आप कम से भी कम नहीं तो 4 से 5 लाख विद्यार्थियों से आगे होंगे। तो मेरा मानना यह है कि आपको सेशन में जुड़ना चाहिए। जितने भी सेशन में जुड़े हुए हैं सभी को शेयर कर दो यार मिलके। देखो ये काम आपका है, आपका प्यार मैं देख पा रहा हूं। आते ही आप क्लासेज को लाइक करते हो, कितना प्यार करते हो आप क्लास को। मैं आपके प्यार को देखकर और हमेशा क्लासेज को टाइम से स्टार्ट करवाता हूं, क्योंकि आपका भी टाइम खराब नहीं हो। हाँ, टाइमिंग शाम को रखेंगे, इवनिंग में रखेंगे, जो बड़े मजे से पढ़ेंगे, शेर व शायरी के साथ पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और साथ में बड़े कहानियों के साथ आपको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मैं ज्योग्राफी का 4 से 5 घंटे का सेशन बड़े आसान शब्दों में आपको स्टडी करवाने वाला हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इसी तरह सेशनों के माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं डेफिनेटली आपसे वादा करता हूं कि ज्योग्राफी में आपका बेहतर पेपर होगा। हाँ, तो आज के सेशन की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ पढ़ा दिया था 5 मिनट, मुझे पता नहीं लगा था कि मेरी क्लासेस लाइव हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। खुशी एंड विष्णु सिंह एंड दीप कर दिया लाइक कमेंट्स, क्या बात है? अरे भाई मैं नहीं बोलता आपसे लाइक करने के लिए, मैं ये कहता हूँ कि आप इतना प्यार देते हो, आते ही क्लासेज को लाइक करते हो और प्यारे प्यारे आप जितना प्यार देते हो, कभी मुझे कोहिनूर बना देते हो, कभी क्या बना देते हो, ये आपका प्यार ही तो है। इतना प्यार, काफी बार मैं भी इमोशनली हो जाता हूं और काफी बार तुम्हारे भाटी सर भी इमोशनली हो जाते हैं। सर ये क्या ब्लैकमेल करते हैं आपको स्टूडेंट, तो इतना भी मुझे ब्लैकमेल मत किया करो आप। देखिएगा, राजस्थान के वह जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कितने जिले हैं आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइएगा। और राजस्थान के वह जिले जो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया था पहले, स्टडी करवा दिया था, मुझे बाद में पता लगा था क्लासेस लाइव हुई नहीं है। हाँ भाई,
चिरंजीव वेलकम, आपका प्यार देखकर हम विभोर हो चुके हैं, ब्लैकमेल को नहीं करा। नहीं, कोई बात नहीं, वॉइस नाइस वॉइस सर। अरे भाई देखो, जो प्रकृति ने मुझे वॉइस दी है उसी वॉइस के साथ मैं आपको स्टडी करवाता हूँ। मैं कहता हूँ कि प्रकृति को बड़े सुंदर तरीके से जियो। प्रकृति ऐसी चीज है कि बहुत कुछ देती है आपको। हाँ, अब देखिएगा, इनके आंसर सुन लीजिए आप मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आंसर इनके क्या क्या होंगे तो वो आप देख लीजिए कि सब अंतरराज्यीय सीमा कितने जिले बनाते हैं, तो 23 जिले बनाते हैं, क्योंकि 25 टोटल जिले स्थलीय सीमा पर हैं। 2 जिले अंतरराष्ट्रीय के हट जाएंगे तो कितने हो गए, 23 जिले हो गए। आगे देखिएगा, राजस्थान के वह जिले जो केवल क्या बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, तो यहाँ केवल का नाम आया है तो 21। वो क्या है कि 2 जिले अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, इसलिए 21 आएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। आगे देखिए, राजस्थान के वह जिले जो केवल जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो यहां पर आपका स्थलीय सीमा भी आप लिख सकते हो कि सर ये तो फिर स्थलीय सीमा भी हो गई है, तो यहां पर मैंने ये भी नोट डाउन करवा दिया है आपको। तो स्थलीय सीमा भी आप लिख सकते हो, और यहां पर कितने जिले आएंगे, 25 जिले आएंगे। कितने आएंगे, 25 जिले आएंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कितने जिले आएंगे, 25 जिले आएंगे। वेरी गुड खुशी, बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छे से पढ़ते हो, मुझे बहुत प्यारा लगता है आपको स्टडी करवा कर। आगे देखिएगा, अगले कॉन्सेप्ट को आप समझना। राजस्थान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। सर जी राजस्थान इतिहास की क्लास शुरू कर दो आपकी। बहुत मैंने आपसे क्या कहा कि राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के सर आपको इतना खतरनाक पढ़ाएंगे, सच बता रहा हूं, दिल से मैं आपसे झूठ रहा, कि आप महाराणा सांगा बन जाओगे, महाराणा प्रताप बन जाओगे। जब वो पढ़ाते हैं तो ऐसे लगते हैं कि जैसे 82 किलो का भाला लेकर चल रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, आप जिस तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवा रहा हूं, वो आपको कहानियों के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। तो आप टेंशन ना लीजिए, ये 8 जिले आपको कहानी के माध्यम से याद करवा रहा हूं, इतना भी आप कोई टेंशन वेंशन ना लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। देखिएगा, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से सुनना। पाली का एक परिवार था, कहानी को पहले सुन लो बड़े ध्यान से। पाली का एक परिवार था, क्या था, परिवार था। संपन्न परिवार थे, 2 परिवार थे पाली के। जैसे अगर मैं बात करूं कि साहब ये पाली का परिवार, ये परिवार फर्स्ट है, क्या है, ये परिवार फर्स्ट है, कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, और ये परिवार सेकंड है। और आप जानते हो कि हमारे हिंदू संस्कृति में विवाह 2 परिवारों के बीच होते हैं। किसी भी संस्कृति में विवाह 2 परिवारों के बीच होते हैं। वैवाहिक जो संबंध होते हैं वो 2 परिवारों के बीच में होते हैं। तो आप सुनिएगा बड़े ध्यान से, आपको बहुत मजा आएगा इसमें, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो एक परिवार की लड़की थी और एक परिवार का लड़का था। लड़की और लड़का दोनों किसी कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों ही संपन्न परिवार से थे। तो दोनों के बीच हो सकता है कि कुछ नंबरों का आदान प्रदान हुआ होगा। अब उस जमाने की बात नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूं, इसी जनरेशन की बात कर रहा हूं। तो ऐसा कुछ हुआ होगा कि दोनों में प्रेम हो जाता है। अब इस बात की, इस कहानी का पता लगता है घर वालों को। तो घर वाले बड़े समझदार थे। उन दोनों ने, घर वालों मतलब दोनों के घर वालों ने सोचा कि चलो इनका विवाह कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। दोनों की शादी हो जाती है, और शादी के 6 माह बाद, देखो 6 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा, 6 महीने के बाद कहानी में चेंजेस आते हैं और क्लाइमैक्स में चेंजेस आता है। आपने देखा होगा मूवी में जब शुरुआत का जब ट्रेलर होता है तो उसमें कुछ अलग होता है, और बीच में कुछ अलग होता है, और उसके बाद कुछ अलग होता है। वैसा ही वैवाहिक संबंध में कुछ ऐसा हुआ कि चेंजेस आते हैं। और चेंजेस क्या आते हैं, सुनिएगा बड़े ध्यान से, कि अब दोनों के बीच झगड़ा होने लगा, और झगड़ा भी इतना खतरनाक हो गया कि लड़का नाराज होकर चला गया। अब उसको लड़की फोन कर रही है,
और लड़की फोन पर कह रही है कि एजी, क्या कह रही है कि एजी, क्या कह रही है एजी, क्या एजी नाराज हो तो सुन, लड़की कह रही है तो सुन, क्या कह रही है, ए नाराज हो तो सुन, अब तुम नाराज ही रहना, अब तुम क्या रहना, नाराज ही रहना। लड़के ने सोचा कि भाई मामला बड़ा गर्म है, अब तो मुझे शांत होना पड़ेगा, और शांत होने में ही फायदा था कि एजी नाराज हो तो सुन, अगर नाराज है तो नाराज ही रहना, अब मैं जा रही हूं, और कहां जा रही हूं, अपने पिता के घर, अपने माई के, और फिर मुझे लेने मत आना, मुझे लेने मत आना। हाँ हाँ, अकड़ तेज है, तो क्या कह रही है कि मुझे लेने मत आना, ठीक है, और अब मैं फोन काट रही हूं, अब दोबारा घर भी मत आना। तो क्या कह रही है कि ए जी नाराज हो तो मैं जाऊं, और कहां जाऊं, उसके पिता का घर कहां था, उसके पिता का घर था सीबा, सीबा एक गांव का नाम है, तो सीबा, तो लड़की क्या कह रही है कि फोन पर कह रही है कि सुन लो एजी नाराज हो, तो नाराज हो तो मैं जा रही हूं अपने मायके, और मायके कहाँ है, सीबा। तो ये आपके जितने भी पाली जिले से 8 जो जिले सीमा बनाते हैं वो सभी इसी में हैं। देखो, अजमेर जिला पाली से सीमा बनाता है, कौन बनाता है, अजमेर जिला बनाता है। दूसरा नागौर जिला बनाता है, कौन सा बनाता है, नागौर बनाता है। तीसरा आपका राजसमंद जिला बनाता है, कौन सा बनाता है, राजसमंद बनाता है। चौथा आपका जोधपुर जिला बनाता है, कौन सा, जोधपुर। अगला कौन सा बनाता है, जालौर बनाता है। उदयपुर जिला सीमा बनाता है। सीबा से सिरोही और बाड़मेर बन जाएंगे, कौन कौन से, सिरोही और बाड़मेर। तो बताओ सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा कौन बनाता है, पाली जिला। तो यहां पर नोट डाल के लिख लीजिए, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ, क्या लिखना है, सर्वाधिक जिलों के साथ साथ सीमा बनाने वाला जिला। अब एक बार बता दो मुझे कौन सा है जिला आपका। तो गुरुजी आपने अभी बताया पाली जिला है, और कितने जिलों के साथ बनाता है, 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कितने जिलों के साथ, 8 जिलों के साथ। अब कभी भूल नहीं पाओगे इसे, मैंने पक्का कह दिया आपसे। मेरे पास, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, राजस्थान ज्योग्राफी को इतनी कहानियों में ढाल दिया है कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो, और मेरा मानना यह है कि आपको बहुत जल्द याद हो जाएगा। आपका प्यार देखकर सच बता रहा हूं, मैं आपसे रियली बोल रहा हूं कि मैं इसलिए ही रेगुलरिटी रखता हूं कि आप हमेशा स्टडी करने के लिए तत्पर हो। अगर आप स्टूडेंट बकवास होते तो डेफिनेटली मैं क्लासों को स्किप कर देता, डेफिनेटली है ये, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, जो भी बातें हैं हकीकत की कहता हूं, और हकीकत को हमेशा बयां कर देना चाहिए। आप बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जिस तरीके से मुझे मान और सम्मान दे रहे हो यूट्यूब की दुनिया में, वो मेरे लिए काबिलियत तारीफ है। सच बता रहा हूँ, रियली दिल से तारीफ कर रहा हूँ आज तो तुम्हारी सबकी, सच में। जिस तरीके से आते ही आप लाइक करते हो और कुछ प्यारा कमेंट्स करते हो, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है सच में। हाँ, तो देख लीजिए, पाली जिले के साथ 8 जिले सीमा बनाते हैं। तो ए नाराज हो तो कहाँ जाऊं, अपने माई के जा रहा हूं, दोबारा फोन, अपने माई के जा रही हूं, अब दोबारा फोन मत करना। आगे देखो, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब दूसरा आपका देखो, यहां पर समझ लेना, इसी कॉन्सेप्ट में समझ लो, ये आपका नागौर जिला है। इस बार क्या है, एसआई में एक क्वेश्चन आया था, ये नागौर जिला है, और नागौर जिला कितने जिलों के साथ सीमा बना रहा है ये भी आप देख लो, थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में, क्योंकि एग्जामिनर देखो किस दृष्टि से क्वेश्चन बनाए, ये उसका उस समय का माइंड डिपेंड करता है। ये सीकर जिला सीमा बनाता है नागौर से। सीकर के बाद यहाँ पर चूरू जिला है। चूरू के बाद यहाँ पर कौन सा है, बीकानेर जिला है। बीकानेर के बाद यहाँ पर कौन सा है, जोधपुर जिला है। जोधपुर के बाद यहाँ पर कौन सा, ये कौन सा जिला है, पाली जिला है।
पाली के बाद ये कौन सा है? अजमेर है। और अजमेर के बाद ये कौन सा है? जयपुर है। तो काउंट कर लो कितने हो गए। जयपुर से शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां पर नागौर जिले से कितने जिले सीमा बनाते हैं? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ऐसे ज्योग्राफी कहीं नहीं पढ़ी। भाई देखो इतने दिन झूठी तारीफ कर। अच्छा सच में? मुझे आज ही पता लगा। रियली? जयपुर से प्रणाम। हाँ भाई देवेंद्र सिंह जी प्रणाम। तो देखो यहां पर नागौर से कितने जिले सीमा बनाते हैं? 7 जिले बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कितने? 7 जिले, याद रखना। और दूसरा अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो अजमेर वाला पूछ सकता है। तो अजमेर से कितने बनाते हैं? अजमेर से, तो अजमेर से राजस्थान के 6 जिले बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 6 जिले। इतना डीपली बढ़ेगा नहीं, फिर भी याद रख लेना अजमेर से 6 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 6 जिले। क्लियरली कॉन्सेप्ट यहां तक? दोनों बता दिया है, पाली अजमेर दोनों का मैंने आपको बता दिया है। भाई देखो गिरधर ज्योग्राफी में बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी है। आप पीजी कीजिए, और पीजी के बाद एक मेरे प्रिय विद्यार्थी का एक कमेंट्स आया है, उसको मैं बता देता हूं, 2 मिनट लूंगा आपके। पीजी कीजिए, पीजी के बाद जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी या ओशनोग्राफी में आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कीजिए एंट्रेंस एग्जाम देके। और अगर आपके पास इतना मनी नहीं है, पैसा नहीं खर्च कर सकते, 2 से 2.5 लाख रुपए पीएचडी में लगेंगे आपके, तो ये काम नहीं कर सकते, तो आप यूजीसी नेट का पेपर दीजिए और उसमें जीआरएफ फाइट कीजिए। जो सरकार आपको इसको फेलोशिप देगी और उसके माध्यम से आप पीएचडी कर सकते हो। और पीएचडी के बाद आप डिपार्टमेंटली एग्जाम देके और जियो साइंटिस्ट बन सकते हो, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान में साइंटिस्ट बन सकते हो। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और जियोमॉर्फोलॉजी में तो इतनी अपॉर्चुनिटी है कि अपने इंडिया में बहुत कम मिलते हैं। सर जी स्कूल में भी बहुत ही ओके भाई, ओके सोनू, बहुत ही अच्छा। तो मैंने आपको बता दिया बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं ज्योग्राफी में। तो हाँ अगला देखिएगा। हाँ अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और दोनों तरीके को आपको बता देता हूं, समझना। राजस्थान के दोनों तरीके के क्वेश्चनों को सुन लो। राजस्थान के उत्तर दिशा में स्थित है। कौन सी में? उत्तर दिशा में स्थित है। एक तो ये पूछा जाता है उत्तर दिशा में स्थित है। अब इसमें कंफ्यूज क्या होते हो? और एक ये पूछा जाता है कि राजस्थान में, क्या पूछा जाता है? राजस्थान में उत्तर दिशा में स्थित है। उत्तर दिशा में स्थित है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये पूछा जाता है। अब देखो दोनों के आंसर अलग अलग होंगे, याद रखना दोनों के जो आंसर्स हैं वो दोनों के आंसर अलग अलग होंगे, ये विशेषकर याद रखना। क्योंकि राजस्थान के पूछ रहा है, इधर में कहा है राजस्थान में उत्तर में, इधर के कह रहा है, तो के का अर्थ पंजाब है। क्या है? उत्तर में कौन है? पंजाब है, याद रखना। इधर पंजाब है और इधर कौन आएगा? इधर आपका गंगानगर आएगा। कौन आएगा? गंगानगर। क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि राजस्थान के उत्तर दिशा में कौन स्थित है? आपका पंजाब है। और मैं अगर पूछे कि राजस्थान में उत्तर दिशा में कौन स्थित है, याद रखना आपका गंगानगर है। क्योंकि उत्तर का अंतिम लोकेशन कौन सा है? कोणा गांव, गंगानगर। तो उत्तर का अंतिम लोकेशन पूछेगा, हाँ गंगानगर है। वेरी गुड, गंगानगर है। क्या है? गंगानगर। अगर यहां से आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बताओ इस दिशा में कौन स्थित है, ये कौन सा डायरेक्शन होगा? उत्तर पूर्व। क्या होगा? उत्तर पूर्व। याद रखना ये आपका उत्तर पूर्व है। और अगर उत्तर पूर्व का आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाए, उत्तर पूर्व में हरियाणा है। कौन है? हरियाणा है। याद रखना आप, कौन है? हरियाणा। और सीमा पर कौन स्थित है? ये जितने भी जिले हैं ये सब सीमा पर स्थित है। चाहे आपका हनुमानगढ़ हो,
पहले नंबर पे हनुमानगढ़ हो, या आपका चूरू जिला हो, या आपका झुंझुनू जिला हो, या आपके जितने भी सीकर हो, जयपुर हो, या अलवर हो, सभी कहाँ हैं? उत्तर में हैं। या आपका भरतपुर हो, उत्तर पूर्व में ये आते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, याद रखना। अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर कि ये बताओ मेरे प्रिय भावी कर्मचारियों, राजस्थान के पूर्व में कौन है, क्या पूछ सकता है? पूर्व में। और यहां यदि पूर्व में पूछे तो पूर्व का आंसर करना धौलपुर। क्या करोगे? धौलपुर। पूर्व में धौलपुर है, क्योंकि धौलपुर एक अंतिम लोकेशन पर है, सिलाना धौलपुर। याद रखना थोड़ा सा। और अगर आपसे यहां से पूछे उत्तर में धौलपुर है, 1 मिनट। अगर के पूछे तो यहां पर उत्तर प्रदेश आएगा, याद रखना। कौन आएगा? उत्तर प्रदेश, पूर्व में, राजस्थान के पूर्व में। और अगर मैं पूछे तो यहां पर धौलपुर आएगा। कौन सा आएगा? धौलपुर। अब मैं थोड़ी इंक चेंज कर लेता हूं, और इंक चेंज करने के बाद आप कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। इधर यदि यहां से आपसे पूछे कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व में कौन स्थित है, क्या पूछेगा? दक्षिण पूर्व, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में। और इधर याद रखना, इधर आपका एमपी आएगा। अगर मे की बात करेगा तो मे में क्या है? अंदर के जिले जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे। शाम को है भाई मैराथन, राकेश कुमार, शाम को होगी मैराथन। कब होगी? शाम को 6 बजे से होगी, और रात को 10 बजे तक आपकी मैराथन चलेगी। इतनी प्यारी, मैंने पूरे कॉन्सेप्ट एकदम बहुत अच्छे से आपको वो करवाए हैं। और मेरा मानना यह है कि आपके सेशनों, आपका एग्जाम होगा उसमें बहुत ही यूजफुल रहेगी। एक ही क्लास में संपूर्ण ज्योग्राफी डाल दिया। तो अब देख लो किस तरीके से कॉन्सेप्ट सेट किए हो। तो दक्षिण पूर्व में एमपी है, और इधर जितने भी जो जिले हैं तो सीमा पर स्थित जिले, सीमा पर स्थित जिले, यहां पर क्या लिखोगे? सीमा पर स्थित जिले। अगर में पूछा जाए तो आंसर चेंज हो जाएगा, और के पूछा जाए तो एमपी आएगा, याद रखना। यहां से आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि राजस्थान के दक्षिण में स्थित है, क्या पूछेगा? दक्षिण। और इसका विशेष ध्यान रखना कि दक्षिण का अगर नाम आ जाए, यहाँ पर एमपी भी आंसर हो सकता है और गुजरात भी हो सकता है। कि राजस्थान के दक्षिण में कौन स्थित है, यहाँ पर एमपी और गुजरात। बाकी ऑप्शन एक ही मिलेगा, दोनों ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेंगे। हाँ भाई, नॉर्थ, इसको देखो नॉर्थ बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, और इसको बोलेंगे ईस्ट, और इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट, और इसको क्या बोलेंगे? साउथ। याद रखना, इंग्लिश में भी मैंने बोल दिया सर, अलग से भी ले क्या, बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इतना कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दूंगा, कोई आवश्यकता नहीं है, बुक तो आप लो ही मत। हाँ, पूरा सिलेबस करवाएंगे कोमल सिंह, पूरा आपका जितना भी वनपाल और वन रक्षक। और साथ में एक बात और बोल दूं, उस क्रैश कोर्स में रीट वाले स्टूडेंटों के लिए यूजफुल रहेगा, ईओ आरओ वाले स्टूडेंटों के लिए रहेगा वो सेशन, याद रखना। साथ में सेकंड ग्रेड वाले बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा। इतना प्यारा सेशन बनाया है 4 से 5 घंटे का, कि जब आप स्टडी करोगे ना, तो रियल बता रहा हूँ, दिल से आप बोलोगे कि सर बहुत प्यारा सेशन बनाया। आगे देखिएगा, आगे चलिएगा, समझिएगा। अब यहां से एग्जामिनर यहां से पूछता है आपसे, यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन हो गया दक्षिण पश्चिम। क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम। साउथ वेस्ट हो गया। और दक्षिण पश्चिम में कौन स्थित है? राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में गुजरात है। बड़े ध्यान से सुन लिया करो कॉन्सेप्टों को, मैं बहुत प्यार से आपको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को। सर अलग से कोई बुक नहीं लेने की आवश्यकता, थैंक यू, ओके भाई। तो यहां पर आपका क्या रहेगा? साउथ वेस्ट। हाँ, हाँ, देखिएगा। और उसके बाद दक्षिण पश्चिम हो गया ये। और ये आपका कौन सा है? इधर इसमें सीमा वाले जिले आ जाएंगे, सीमा पर स्थित। अगर मे का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीमा पर स्थित जिले आ जाएंगे। राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं इस दिशा में, याद रखना। यहां पर आपका देखो, अगर यहां से पूछा जाता है कि भाई पश्चिम में कौन स्थित है, इसका विशेष ध्यान रखना कि पश्चिम में पाकिस्तान है। कौन स्थित है? पाकिस्तान, पाकिस्तान है।
और साथ के साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अगर अंदर का पूछा जाए तो जैसलमेर आएगा। क्या आएगा? जैसलमेर आएगा। विशेष याद रखना। अब यहां से लेकर और यहां तक का जो डायरेक्शन है ये आप सभी को ज्ञात होगा। इसे बोलते हैं उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम में कौन आएगा? पाकिस्तान। राजस्थान के उत्तर पश्चिम में कौन स्थित है? पाकिस्तान। अगर अंदर की बात करोगे तो सीमा पर स्थित जिले, सीमा पर स्थित जिले, राजस्थान में उत्तर पश्चिम में स्थित जिले, उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो मई की यदि बात करेगा तो मई में क्या करोगे आप? जितने भी सीमा पर स्थित जिले हैं उन, तो ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप उस क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो मेरे विद्यार्थियों। और यदि आपके कोई इश्यूज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। वेरी गुड वसीम बाग सर, 6 बजे से है क्या मैराथन? हाँ भाई, 6 बजे से टाइमिंग रख, 6 से 10 का रखें, 4 से 5 घंटे का, 11 भी हो सकता है। वो क्लासेज का उसी टाइम पे पता लगेगा। और बाकी बहुत अच्छे से स्टडी करो, और मैं हमेशा कामना करता हूं कि आपके लिए सेशन बहुत ही हाँ, देखो ये सांभर क्षेत्र था। ये सांभर क्षेत्र आपका कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में सांभर क्षेत्र। नागौर को प्राचीन समय में बोलते थे अहि छत्रपुर। क्या बोलते थे? अहि छत्रपुर। ये नागौर का प्राचीन नाम है अहि छत्रपुर। और अजमेर से लेकर और दिवेर राजसमंद तक का जो भाग है उसे मेरवाड़ा प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा। ये कुछ टर्म्स हैं, उनको देख लीजिए जो आपके सेशन में यूजफुल रहेंगी। और जोधपुर को मारवाड़ प्रदेश या मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये आपका जोधपुर है। जोधपुर को मारवाड़ या मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर ये आपके मरु त्रिकोण के भाग हैं। किसके भाग है? मरु त्रिकोण। और मरु त्रिकोण में वर्तमान में कितने जिले शामिल हो चुके हैं? 4 जिले। कितने जिले? 4 जिले। और 4 जिलों में याद रखना आपका जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है और बाड़मेर। सा है बाड़मेर है। ये मरु त्रिकोण का भाग है। मरु त्रिकोण यदि एग्जाम में आ जाए तो सांभर क्षेत्र जयपुर में सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सपाद लक्ष्य। वेरी गुड, सपाद लक्ष्य के नाम से जाना। क्लियरली? तो ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए। सांभर क्षेत्र जयपुर में है, सपाद लक्ष्य प्राचीन समय में बोलते थे, नागौर को अहि छत्रपुर बोला जाता था, अजमेर से लेकर और दिवेर राजसमंद तक का जो भाग है ये मेरवाड़ा प्रदेश कहा जाता था इसे, और जोधपुर को मारवाड़ या मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर क्या लिख रहा है? हाँ, आरएस में भी आया था ये। और मरु त्रिकोण में कितने जिले शामिल हैं? 4 जिले, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर शामिल हैं। हाँ, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अगला देखिएगा, प्राचीन नाम। गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है इसको प्राचीन समय में क्या बोलते थे? एक बार कमेंट्स करके बताओ, देखिए आपको याद है या नहीं है। ये एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, पहले ही क्लियर कर दिया है मैंने। हाँ, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। देखो, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र को बोला जाता था यौध प्रदेश। क्या बोला जाता था? यौध प्रदेश। ये प्राचीन नाम है, यौध प्रदेश बोलते थे इसे, याद रखना। और उसके बाद गंगानगर और हनुमानगढ़ और चूरू वाला जो क्षेत्र था उसे प्राचीन समय में थाली प्रदेश कहा जाता था। ये एग्जामों में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, फिर आप कहोगे कि सर ये क्या है। याद रखना, तीनों के कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। यौध प्रदेश, गंगानगर, हनुमानगढ़ को, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू को थाली प्रदेश कहते थे। और गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है ये घग्गर बेसिन वाला क्षेत्र है। कौन सा है? घग्गर बेसिन क्षेत्र है ये, घग्गर बेसिन क्षेत्र। और घग्गर बेसिन क्षेत्र को नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नाली या पाट के नाम से जाना जाता है, इसे पाट कहते हैं। ये हनुमानगढ़ का प्राचीन यहाँ पर एक दुर्ग था भटनेर, तो इसे भटनेर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर एक दुर्ग है भटनेर दुर्ग। कौन सा है? भटनेर दुर्ग। समझ लो भाई,
फिर कहोगे कि साहब ये क्या हो गया, है ना। हाँ, वेरी गुड। और देखो ये बीकानेर और उत्तरी जोधपुर वाला जो क्षेत्र था, इसे प्राचीन समय में जांगल प्रदेश बोला जाता, जांगल प्रदेश। और आपने एक एक कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा कि जांगल प्रदेश का जो सबसे बड़ा मेला है, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे बड़ा मेला जांगल प्रदेश का, बताओ भाई कौन सा है। एक बार कमेंट्स करके टाइप करके बताओ मुझे कि जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो वो आपके कपिल मुनि का मेला है। किसका है? कपिल मुनि की जो तपोस्थली है वो बीकानेर में, कपिल मुनि, जिसे कोलायत मेले के नाम से जाना, कोलायत मेला। ठीक है। जैसलमेर को प्राचीन समय में बोला जाता था मांड वल और दुग्गल, मांडवल और दुग्गल के नाम से आपके जैसलमेर को, ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। मांडवल दुग्गल किसे बोला जाता था? जैसलमेर को बोला जाता था, मांडवल और दुग्गल के नाम से जाना जाता था। बाड़मेर का जो क्षेत्र थे प्राचीन, नाकोंडा बाड़मेर में है, नाकोंडा क्षेत्र बाड़मेर का है जो प्राचीन समय में जाना जाता था। एक आपके सिवाना क्षेत्र बाड़मेर का है, ये सिवाना क्षेत्र प्राचीन क्षेत्र था जो भी बाड़मेर का है। नाकोंडा बाड़मेर में है, सिवाना क्षेत्र बाड़मेर में है। जालौर को प्राचीन समय में जबालीपुर के नाम से जाना जाता, इसके नाम से, जबालीपुर के नाम से, जबालीपुर के नाम से जालौर को जाना जाता था। और जालौर का एक नाम और था सुवर्णगिरी, क्या नाम था? सुवर्णगिरी, सुवर्ण नगरी। इसे देखो सुवर्णगिरी नहीं बोल के आप नगरी लिख सकते हो। सुवर्ण नगरी जालौर को कहा जाता था। और एक बात और बता देता हूं कि जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता था। ये दोनों में डिफरेंट है, बड़ा डिफरेंट है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो एक विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, याद रखना हूं। हाँ, वेरी गुड महेश जबाली। हाँ, जाबली ऋषि की ये तपोस्थली थी, किसकी ऋषि की? जाबली ऋषि की। और इसी क्षेत्र में आपको पता हो तो गुरु गोरखनाथ बहुत रहे थे, और गुरु गोरखनाथ के बहुत शिष्य थे इस क्षेत्र में, जैसे जसनाथ जी थे और जैसे गोगा जी थे, ये सब शिष्य थे। हाँ अनु, सच बताऊं, पहली बार मैंने YouTube पर इतना अच्छा टीचर देखा है सर। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे है ना इतने इमोशनली क्यों करते हो? मैं सच कह रहा हूँ, इतने प्यारे कमेंट्स करते हो और आती क्लास को लाइक शेयर, सच में आपका प्यार देखकर रियली बता रहा हूँ दिल से, सच में मैं विभोर हो चुका हूँ। और आगे देखो, जबालीपुर सुवर्ण नगरी, और इसे स्वर्ण नगरी बोलते हैं। तो डिफाइन कर लेना कि गंगानगर हनुमानगढ़ को युद्ध प्रदेश के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू को थाली प्रदेश के नाम से जाना जाता था। गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर बेसिन क्षेत्र था और जिसे नाली या पाट कहते हैं। हनुमानगढ़ को भटनेर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, किसके नाम से? भटनेर क्षेत्र के नाम से। और देखो यहाँ पर ये भटनेर दुर्ग भी स्थित है। बीकानेर और उत्तरी जोधपुर वाला जांगल प्रदेश कहा जाता था। और जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कपिल मुनि जी का लगता है, किसका? कपिल मुनि जी का, आपने नाम सुना होगा कपिल मुनि। और कपिल मुनि यहाँ पर कोलायत मेला लगता है। जैसलमेर को प्राचीन समय में मांड वल और दुग्गल के नाम से जाना जाता था। इसका अदर जो नाम है वो स्वर्ण नगरी भी है। बाड़मेर में नाकोंडा क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध था, सिवाना क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध था। एंड मालानी, एक और लिख सकते हो मालानी क्षेत्र। ये मालानी भी पूछा जाता है कि मालानी क्षेत्र किसका भाग था, तो ये आपके बाड़मेर का है। जालौर का जबालीपुर, कौन सा? जबालीपुर, समझिएगा,
या बालीपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और इसे सुवर्ण नगरी भी कहते थे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने आपसे ये डिस्कस किए हैं। ठीक है, चले आगे। चलो, तो सिरोही को आबुर्दा प्रदेश के नाम से जाना जाता। इस नाम से आबुर्दा प्रदेश, आबुर्दा प्रदेश सिरोही बोला जाता था। सिरोही को देवता नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवता नगरी। याद रखना, सिरोही को देवता नगरी भी कहा जाता। उदयपुर को प्रागवाट, प्रागवाट प्रदेश, ये उदयपुर का प्राचीन नाम है प्रागवाट। मेदपाट प्रदेश, मेदपाट प्रदेश भी आपके उदयपुर का प्राचीन नाम था। सिवी जनपद का भाग था ये। कौन से जनपद का? सिवी जनपद का भाग था। सिवी जनपद में दो जिले आते थे, एक उदयपुर आता था और एक आपका चित्तौड़ जिला आता था। कौन कौन से? उदयपुर और चित्तौड़, दो जिले आते थे सिवी जनपद। उसके बाद इसका नाम बन गया मेवाड़, और मेवाड़ के बाद में आपके उदयपुर के नाम से इसे जाना जाता है। और ये उदयपुर 1659 में बसाया था किसने? आपके एक मिनट, 1559 में बसाया था इसको, 1559 में। और किसने बसाया? उदय सिंह ने इसको स्टेब्लिश किया था उदयपुर। देखो, भैंसरौड़गढ़, बिजोलिया, भीलवाड़ा से भैंसरौड़गढ़ तक का जो क्षेत्र है, देखो भैंसरौड़गढ़ है आपका इसमें चित्तौड़ में। भैंसरौड़गढ़ क्षेत्र कहाँ है? चित्तौड़ में है। और बिजोलिया कहाँ है? आपका भीलवाड़ा में है। दोनों को डिफाइन कर लो। यहाँ पर क्या है कि ब्लैक सॉइल मृदा का फॉर्मेशन मिलता है। किसका मिलता है? ब्लैक सॉइल मृदा का। ब्लैक सॉइल मृदा का जमाव मिलता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इसलिए इस पूरे क्षेत्र को ऊपर माल का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर माल का पठार। ये ऊपर माल का पठार हो गया आपका। अगला देखो, चित्तौड़ से लेकर जो झालावाड़ तक का जो क्षेत्र है, चित्तौड़ से झालावाड़ तक के क्षेत्र को मालव प्रदेश के नाम से जाना। किस नाम से? ये मालव प्रदेश का भाग था। और बाराबूंदी, झालावाड़ और कोटा वाला जो क्षेत्र है, इसे हाडोती प्रदेश के इस नाम से जाना जाता है। हाडोती इसके नाम जाना, इस नाम से, हाडोती प्रदेश के नाम से। हाँ, भैंसा सहार उसने ये भैंसरौड़गढ़ दुर्ग बनवाया था। यहीं पर इसके पास में जो फॉरेस्ट कवर है, उसी को भैंसरौड़गढ़ अभ्यारण्य कहते हैं। बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। अभी देखो, शुरुआत है सेशनों की। अभी मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, इसके एमसीक्यूज करवाऊंगा कल, और फिर देखना पूरे क्वेश्चन कैसे होते हैं आपसे। कल आपका एमसीक्यूज का सेशन रहेगा। ये टॉपिक होते ही मैंने बोला था कि मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा, और जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं वो पूरे आपको विद टॉपिक डिटेल सहित करवाने वाला हूं। कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर को आपके किस नाम से जाना जाता है? बता देता हूं, बीहड़ प्रदेश बोलते हैं इसे। इस बीहड़ प्रदेश के अंतर्गत ही डांग प्रदेश है। और ये जो पूरा क्षेत्र है, ये चंबल नदी बेसिन का है। किसका है? चंबल नदी बेसिन का है। चंबल नदी बेसिन का है। और ये चंबल नदी बीहड़ स्थलाकृति का निर्माण करती है, इसलिए इसे उत्खात स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। उत्खात स्थलाकृति क्षेत्र, ये पूरा उत्खात स्थलाकृति क्षेत्र है। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं? बेडलैंड टोपोग्राफी।
वेटलैंड टोपोग्राफी, याद रखना ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। हाँ, आगे देखिएगा, ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाला क्षेत्र है। एक बात और बता देता हूं, यहाँ पर डांग का जो राजा है वो धौलपुर है। डांग का राजा कौन है? और डांग की रानी कौन है? डांग की रानी करौली है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आबुर्दा सिरोही वाले क्षेत्र को प्राचीन समय में क्या बोला जाता था? बेस्ट टीचर देख तो लिया आज अनिल, रियली आपका प्यार मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। देवेंद्र शर्मा, राधे राधे सर जी, राधे राधे भाई। बेस्ट फैकल्टी इन राजस्थान, आपका प्यार सर, आपका प्यार इसी तरह हमारे साथ बना रहे। एंड देवेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। देखिएगा, तो मैंने बताया कि सिरोही को आबुर्दा प्रदेश या देवता नगरी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर को प्रागवाट, मेवाड़, सिवी जनपद, मेवाड़, उदयपुर, ये इसके प्राचीन उदयपुर तक पहुंचा दिया है। सिवी जनपद उदयपुर और चित्तौड़ वाला भाग संपूर्ण सिवी जनपद का भाग था। दिल्ली कॉन्सेप्ट। भैंसरौड़गढ़ चित्तौड़ में पड़ता है, बिजोल या भीलवाड़ा में। यहाँ ब्लैक सॉइल मृदा का फॉर्मेशन मिलता है, जिसे वर्टिसॉल्स कहते हो आप, वैज्ञानिक नाम है उसका। हाँ, खुशी बहुत ही अच्छा, प्रवीण महेश तिवारी बहुत ही अच्छा, आप जितना प्यार करते हो। डांग की रानी करौली से राम राम खुशी, हाँ भाई राम राम खुशी, बहुत अच्छा लगा। देखो, इसे ऊपर माल का पठार कहते हैं और चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ के क्षेत्र को मालव प्रदेश कहा। बारह बूंदी, झालावाड़, कोटा को हाडोती प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये पूरा हाडोती है। और कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, खड़ या डांग प्रदेश, चंबल नदी बेसिन, उत्खात स्थलाकृति, डांग का राजा, डांग की रानी, ये इस प्रकार से है। अगले थे, तो यहाँ पर ये मैंने फिर से भी लिख दिया है, डिफाइन कर दिया है नीचे की तरफ कि ये आपकी डांग की रानी है। डांग की रानी अपने राजा से कहती है कि राजा जी आप इतने रूखे रूखे क्यों रहते हो। डांग की ये रानी है करौली। राजा जी आप इतने रूखे रूखे क्यों रहते हो। राजा जी कहते हैं कि रानी, रानी, ठीक है आप लाइन ड्रॉ कर लेना। और ये डांग का राजा है, धौलपुर डांग का राजा। क्लियरली कॉन्सेप्ट। अब आगे चलिएगा, जमी आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी। एक बार एम के चतुर्वेदी सर से भूगोल पढ़कर तो देखो, ये हाथों की लकीरें बदल देगी। भाई देवेंद्र शर्मा, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। सर आपके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत, आपका प्यार देखकर हम रियली विभोर हो चुके हैं। आपने जिस तरीके से शायरी की है वो काबिले तारीफ है। सर हम भाटी सर से बात करना चाहते हैं। अनिल मेरे पास देखो नंबर मैं आपको बता देता हूँ भाटी सर के, आप कॉल कर लेना उनको कि नंबर, यार मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है तो है ना, मैं आपको कल बता दूंगा भाटी सर के नंबर। गुरुवर पाली बात सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, पिछली स्लाइड में ही मैंने आपको बताया है। आपका ध्यान किधर था उस समय जब मैं जैसे एक कहानी आपसे एक सुनाता हूं। चलो अब सेशन यदि पढ़ ही रहे हो तो कहानी भी सुन लो कि क्षीर सागर था, क्षीर सागर में समुद्र मंथन चल रहा था। क्षीर सागर में समुद्र मंथन चल रहा था, शेषनाग को रस्सी बनाया गया था और सुमेरु पर्वत को वहां पर मंथन के लिए वो बनाया गया था। एक तरफ देवता थे तो एक तरफ कौन थे? असुर। जब देवता ताकत लगाते तो इधर की तरफ देवताओं का पलड़ा भारी हो जाता और जब असुर ताकत लगाते तो असुरों का पलड़ा भारी हो जाता। समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में कुछ ऐसा हुआ कि एक अमृत का कलश निकला। तो वहां पर देवताओं का जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था भगवान विष्णु, विष्णु ने इशारा दे दिया था देवताओं को, इंद्र के पुत्र को, कि तुम इस कलश को लेकर चल दो।
और उस प्रकार जब बाद में भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके और देवता और असुरों को दोनों तरफ बिठा दिया, सुनिएगा बड़ी प्यारी कहानी है। तो जब उनको अमृत पान करवाया जा रहा था तो उनमें से एक असुर बहुत ज्यादा दिमागधारी था। असुर ने सोचा कि ये सुंदरी कहीं पल्लू के पीछे की तरफ देवताओं को अमृत का पान करा रही हो और असुरों को कहीं उसके लालच में सुरा का पान करा रही हो, तो मैं एक प्रयोग करके देखता हूं, मैं क्या बन जाता हूं, देवता, और इनकी लाइन में ही बैठ जाता हूं। सुनिएगा। अब भैया क्या होता है कि जब देवताओं की लाइन में वो बैठ गया, वो राहु केतु है, वो याद रखना, उसका सिर अलग कर दिया गया था। तो जैसे ही भगवान विष्णु सुंदरी का रूप धारण करके जब देवताओं को अमृत का पान करा रहे थे पल्लू के पीछे और उनको सुरा का पान करा रहे थे और वो मदहोश थे, एक बहुत ही ज्यादा दिमागधारी बुद्धिमान व्यक्ति था। तो मैं जब अमृत पान करा रहा था तो आप कहाँ थे? मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जब मैं आपको अमृत पान करा रहा था तो आप कहाँ थे? जब मैं कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा था तो आप कहाँ थे? देखो, ये मैंने नागौर लिखा है और कितने जिले लिखे हैं नागौर के साथ? 7 जिले। सबसे ज्यादा नागौर सेकंड स्थान पर है और थर्ड पर कौन है? अजमेर है। तो वही तो कहानी है, जब मैं अमृत का पान करा रहा था तो आपका ध्यान किधर था? हाँ, एकदम इस एक, हाँ देखिएगा, हाँ तो ये डांग। अब देखो, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इसे सूरसैन प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूरसैन प्रदेश के नाम से जाना जाता। और एक बात और बता देता हूं कि जो आपका अलवर भरतपुर, याद रखना, अलवर भरतपुर करौली एंड धौलपुर, अगर इनका कोई सम्मिलित प्रदेश है और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इसे मत्स्य प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मत्स्य प्रदेश के नाम से इसे जान। सूरसैन प्रदेश हरियाणा के सीमावर्ती राजस्थान के जिले वाले क्षेत्र को बोलते हैं राठ प्रदेश या राठी प्रदेश। क्या कहा जाता है? राठ प्रदेश या राठी प्रदेश। जयपुर, टोंक और दौसा वाले क्षेत्र को बोलते हैं ढूंढाड़ प्रदेश। क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ प्रदेश। और चूरू, झुंझुनू, सीकर और इसको बोलते हैं आपके शेखावाटी। क्या कहते हैं? शेखावाटी प्रदेश। ये मैंने बता दिया। डांग का रानी कौन है? डांग की रानी करौली है। अच्छा भाई आर्यन, आपका बहुत बहुत वेलकम है। सवाई माधोपुर नहीं, ना, नाटी मिस्टर, मैं बता रहा हूँ, उसको फाइन करो और अपना जो दिमाग और मन मस्तिष्क से ना लगाइए, क्योंकि हो सकता है लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ राइट है। ठीक है, अपना डिफाइन वाला दिमाग ना लगाइए मेरे विद्यार्थी। बस इतना ही आपको समझाना चाह रहा। तो डांग की रानी करौली, डांग का राजा धौलपुर और भरतपुर, धौलपुर, करौली सूरसैन प्रदेश बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। एंड हरियाणा के सीमावर्ती राजस्थान के राठ प्रदेश के नाम से या राठी प्रदेश कहा जाता है। क्लियरली कॉन्सेप्ट। एंड जयपुर, टोंक, दौसा वाले क्षेत्र को ढूंढाड़ प्रदेश बोलते थे प्राचीन समय में, और चूरू, झुंझुनू, सीकर वाले क्षेत्र को शेखावाटी प्रदेश बोला जाता था। तो डिफाइन हो गया क्लियरली। और अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता। क्लियरली। आगे देखिएगा, राजस्थान के उत्तर पूर्व दिशा में हरियाणा स्थित है, ये मैंने बता दिया। और उत्तर राजस्थान के उत्तर पूर्व दिशा में हरियाणा है और साथ में उत्तर पूर्व में
उत्तर पूर्व में हरियाणा के साथ संलग्न राजस्थान के जिले हैं। डिफाइन। राजस्थान के पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश है तथा पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश के साथ संलग्न स्थित जिले हैं। डिफाइन कर दिया है मैंने आपको। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है एंड दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश के साथ संलग्न जिले हैं। दक्षिण पूर्व में के अगर आए तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, में आएगा तो वो। क्लियरली कॉन्सेप्ट। राजस्थान के दक्षिण दिशा में गुजरात मध्य प्रदेश राज्य स्थित है तथा दक्षिण दिशा में स्थित बांसवाड़ा है। कौन है? बांसवाड़ा। यहाँ पर के है और में है तो जाएंगे। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा में गुजरात है और दक्षिण पश्चिम दिशा के में गुजरात है और में क्या आएगा? चल रही है। हाँ, आगे देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अलवर भरतपुर बात बोला। हाँ भाई, मेवात बोला जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना। राजस्थान के पश्चिम दिशा में पाकिस्तान है एंड राजस्थान के पश्चिम और पश्चिम दिशा में जैसलमेर। ठीक है। एंड राजस्थान में कर्क रेखा कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और जिसका उदाहरण डूंगरपुर बांसवाड़ा है। क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। राजस्थान में सूर्य की तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं? तिरछी किरणें आपके गंगानगर हनुमानगढ़ में पड़ती हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी गंगानगर को देनी है और सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है? हनुमानगढ़ को देनी है। क्लियरली कॉन्सेप्ट। राजस्थान में पूर्व पश्चिम का समय अंतर लगभग 36 मिनट है। इसका 35 मिनट और कुछ सेकंड आता है तो 35 मिनट है, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय और अस्त धौलपुर में होता है। धौलपुर का स्थान सिलाना पर होता है और राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय एवं अस्त कहाँ पर होता है? जैसलमेर में होता है। क्लियरली आपको समझ आ गया होगा, मैं ये आशा करता हूँ कि सबसे पहले आपके धौलपुर में होता है और सबसे पहले अस्त भी सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ होता है? आपके जैसलमेर में होता है और सबसे बाद में अस्त भी जैसलमेर। ये जो टाइमिंग का डिफरेंट है लगभग 35 है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे आज के सेशन में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप आज के सेशन में जुड़े, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब आपकी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स के माध्यम से मेरे तक आ सकते हो। अब आप कमेंट्स कीजिए। अब आपसे बातें करूंगा, 2 से 3 मिनट आपसे बातें करूंगा और सभी बेफिक्र होकर बातें कर सकते हो। आपका प्यार इसी तरह बना रहे, मैं आपको अच्छे से स्टडी करवाऊंगा, ये मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं। नाइस क्लास संतोष कुमार, बहुत अच्छा सर। आप हमारा कॉलेज में पढ़ाई करा दो। आपकी कॉलेज, देखो कॉलेज में मेरा जाना नहीं होगा। मीनाक्षी एंड संतोष, नाइस क्लास। हाँ भाई, आप कमेंट्स कीजिए। अगर किसी को कोई समस्या हो तो डेफिनेटली समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे। और ये आपके अपने सर, हाँ हिस्ट्री की क्लास जल्द लग जाएगी अनिल मावत, आप टेंशन ना लीजिए। मैराथन लेकर आ रहे हैं सर को, हिस्ट्री के मैराथन में लॉन्च करने वाले हैं। बहुत एकदम माहौल बना देना देखो हिस्ट्री की क्लास में। रजत गुप्ता, थैंक्स सर जी। हाँ भाई, कविता, थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम आपका। वसीम सर, हिस्ट्री की क्लास कब? मैराथन लेकर आ रहे हैं सर की। अक्की सर, सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर करवा दोगे? हाँ भाई, मॉडल पेपर करवाएंगे, पूरा एनालिसिस करवाएंगे। थैंक्स सर। एंड सूर्य, अच्छा सूर्य नगरी से हो, आपका बहुत बहुत वेलकम है। जो भी पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। भूरा लाल सर, भाटी सर की मैथ की बुक मार्केट में हाँ जल्दी आने वाली है, नो प्रॉब्लम सर। आप अच्छा अच्छा अच्छा, खुशी, बहुत ही अच्छा सर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कल कल करवाएंगे। कल आपके एमसीक्यू चलेंगे पूरे आपके। विशु सिंह एंड थैंक्स सर जी। एंड वसीम, ओके सर थैंक्स। एंड आप पढ़ाई और प्रॉब्लम, आपका प्यार इसी तरह बना रहे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और आप जिस तरीके से, जिस पंक्चुअलिटी के साथ आप स्टडी करते हो, वो काबिल तारीफ है। और सच बताऊँ आपको दिल से बात, लव यू सर जी। अरे आपका ये प्यार है। थैंक्स सर फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। एंड बीहड़
सवाई माधोपुर, एंड मैंने एक बुक में पढ़ा था सर्वाधिक बीहड़ सवाई माधोपुर में, ये राइट है, लेकिन डांग का राजा और रानी वाला राइट नहीं थी। वो आप गाइड पढ़ते हो, ऑथेंटिक बुक पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। गाइडों का कभी आप अगर कोई क्वेश्चन में रिट लेना चाहो तो नहीं मिलेगा। सर कल क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? मैराथन का टाइमिंग मेरा 6 बजे से रहेगा, और बाकी कल हो सकती है मेरी क्लास ज्योग्राफी की भी क्लास हो आपकी उससे पहले, लेकिन शायद हो सकता है कि नहीं भी हो, क्योंकि 5 से 6 घंटे आपका मैराथन चलेगा इसलिए। हाँ जी। हाँ करौली है खुशी उसमें सर। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी इतने प्यार से पढ़ते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यदि आपसे कुछ हो सकता है तो सेशन को शेयर जरूर करना, और साथ में जितने अधिक अगर आपके 2 से 4 मित्र आएंगे तो उनको भी बहुत प्यारा लगेगा सेशन। वो भी पढ़ के ये महसूस करेंगे कि रियली आपको बहुत ही प्यारा पढ़ा रहा हूं मैं। तो ये कोशिश आप करके देखना, यदि हो जाए तो, ऐसा कुछ है नहीं आपसे। हाँ, मैथ्स भाटी सर की मैथ की बुक जल्द ही आपके बुक डिपो पर उपलब्ध हो जाएगी, तो वहां से आप परचेज कर सकते हो। भाई मैं मारवाड़ी नहीं जानता, आप मुझे सिखाना किसी दिन, कुछ शब्द सिखाया करो डेली की, 2-2 4 सिखाओगे तो मैं सीख जाऊंगा मारवाड़ी। सर गुड इवनिंग सर, बाय। हाँ भाई मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उसी कोटेशन के साथ आज की क्लासेज का समापन करेंगे जो हम प्रतिदिन करते हैं, कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा और सारा जहां अपना होगा। डेफिनेटली अगर इसी दृढ़ निश्चय के साथ आप स्टडी करोगे तो एक दिन सारा जहां अपना होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लासेज का यहीं पर समापन करते हैं।